गुड मॉर्निंग एवरीवन। जूलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन के अंतर्गत सीओ पॉइजनिंग या जिसे हम कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। एक हम आरक्यू या श्वसन गुणांक के बारे में पढ़ेंगे और स्पेशल रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। इस तरह से जो रेस्पिरेशन की फिजियोलॉजी हम पढ़ रहे हैं उसी से जुड़े हुए दो तीन ये छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग या सीओ पॉइजनिंग या कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता क्या होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि रेस्पिरेशन के दौरान ब्रीथिंग के समय हम इंस्पायरेशन के द्वारा हम ऑक्सीजन को शरीर के भीतर ग्रहण करते हैं और जो ऑक्सीजन हमारे जो रेस्पिरेटरी जो पथ है, नेजल कैविटी, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रेकिया और ब्रोंकी से होता हुआ लंग्स में और लास्ट में वो जो ऑक्सीजन है वो वायुकोश या एल्वियोलाई तक पहुंचती है और एल्वियोलाई से एक्सचेंज ऑफ गैसेज के द्वारा वो ऑक्सीजन है वो ब्लड में और ब्लड के द्वारा या कहें ब्लड में उपस्थित हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में और वो सेल तक पहुंचती है। ऑक्सीजन सेल में जाने के बाद में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है जिससे कि CO2 बनती है और वो CO2 वापस सेल से ब्लड में और ब्लड से फिर वो वापस जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एल्वियोलाई या लंग्स में पहुंचती है जहां से एक्सपायरेशन के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। इस तरह से ऑक्सीजन शरीर में पहुंचती है और शरीर में सेल्स में CO2 का प्रोडक्शन होता है जो एक्सपायरेशन के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि सीओ पॉइजनिंग या कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता क्या होती है। हम जानते हैं कि जो कार्बन युक्त जो पदार्थ होते हैं जैसे कि कोयला है, गैस है, तेल है, यदि इन कार्बन युक्त ये पदार्थ यदि ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में ये जलते हैं तो CO2 बनता है। यानी जब कार्बन एनवायरनमेंट में चलता है तो ऑक्सीजन की अगर पर्याप्त मात्रा है तो CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है। लेकिन यदि यही कार्बन यानी चाहे कोयले के रूप में हो, गैस के रूप में हो, तेल के रूप में हो, यदि ये कार्बन युक्त पदार्थों को इनको कार्बन ऑक्सीजन की कमी में इनको जलाया जाए या ऑक्सीजन की मात्रा जहां पर कम हो वहां पर यदि ये कार्बन जले तो वहां कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता है, वहां कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। यानी संक्षेप में कहें तो पर्याप्त ऑक्सीजन में यदि कार्बन जलता है तो C+O2 यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यदि ऑक्सीजन की कमी में कार्बन जलता है C+O2 तब CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। इस तरह से कई जगह कुछ स्थानों पर या कहें कुछ बंद स्थानों पर कार्बन मोनोऑक्साइड है वो उत्पन्न होती है और यदि यह कार्बन मोनोऑक्साइड रेस्पिरेशन के द्वारा शरीर में पहुंच जाए तो शरीर में ये पॉइजन का जहर का काम करती है जिससे कि जो व्यक्ति है वो कोमा में जा सकता है, उसकी डेथ हो सकती है। तो इसे ही हम सीओ पॉइजनिंग या कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता हम इसे कहेंगे। होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति अपने कमरे को बंद करके उसमें यदि कोयले की जलती हुई अंगीठी को जलाकर सो जाए या कहें किसी गैरेज को, किसी मोटर गैरेज को यदि कोई व्यक्ति बंद कर ले और उसमें यदि इंजन को स्टार्ट करके यदि उसमें कोई यदि इसमें काफी लंबे समय तक उसमें रहे तो इन दोनों स्थितियों में यानी कोयले की अंगीठी जलाकर यदि कमरे को बंद कर लिया जाए उसमें कोई व्यक्ति सो जाए या कहें कि जहाँ इंजन चल रहा हो, ऑटोमेटिक जहाँ इंजन चल रहा हो, इन दोनों स्थितियों में क्या होता है कि कार्बन जलता है और जो कमरा है या गैरेज है या कक्ष है यदि उसको बंद कर लिया जाता है तो उस बंद कक्ष के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। अब ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, कार्बन जल रहा है यानी अंगीठी है वो जली हुई है या कहें जो इंजन है वो चालू हो रखा है, तो उस स्थिति में क्या होगा कि कमरा बंद है तो ऑक्सीजन की मात्रा वहां धीरे धीरे
कम हो जाएगी। ऑक्सीजन की मात्रा कम होने पर जब कार्बन जलेगा तो वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, यानी CO या कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, जो कि उस कक्ष में या उस कमरे में या उस गैरेज में यदि कोई व्यक्ति वहां पर कोई व्यक्ति अगर सो रहा है, वहां पर कोई व्यक्ति है, तो वो जब ब्रीथिंग करता है तो ब्रीथिंग के साथ में एनवायरमेंट से या कहें उस कक्ष से जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो उसके शरीर में पहुंचती है, वो उसके शरीर में पहुंचेगी तो जो हीमोग्लोबिन होता है वो जो कि ऑक्सीजन को ब्लड में ट्रांसपोर्ट करता है। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन जो होती है वो हीमोग्लोबिन के साथ में अटैच होती है, जिससे कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है और यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन इसके द्वारा ही ऑक्सीजन का ब्लड में ट्रांसपोर्टेशन होता है। लेकिन जो व्यक्ति बंद कक्ष में है जहाँ नीति चली हुई है या गैरेज में है जहाँ ऑटोमेटिक इंजन है वो चल रहा है, कार्बन जल रहा है वहां पर और ऑक्सीजन की मात्रा कम है, तो वहां CO या कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा हो रही है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो श्वसन की क्रिया के द्वारा उस व्यक्ति के शरीर में पहुंच रही है, जहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है ये ऑक्सीजन की तुलना में तेजी के साथ हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ती है, लगभग 200 गुना तेजी से ये हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ती है, जिसके कारण यानी जब हीमोग्लोबिन के साथ में जब CO या कार्बन मोनोऑक्साइड जब जुड़ेगी तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ बनेगा, यानी CO या कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण ब्लड में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ बनता है, जिस कारण ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन है वो रुक जाता है, ऑक्सीजन है वो ब्लड में ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाती और इसके कारण क्या होता है कि शरीर में सेल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और इस स्थिति को हम कहेंगे CO पॉइजनिंग, यानी शरीर में ब्लड में जो कार्बन मोनोऑक्साइड जा रही है वो हीमोग्लोबिन के साथ में अटैच हो रही है, जिसके कारण हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले जाने के लिए फ्री नहीं रहता है और ब्लड में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना हुआ है, SpCO बना हुआ है, जिसके कारण ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता और वैसे भी बंद कक्ष में जो ऑक्सीजन जितनी होती है उसको तो व्यक्ति उसको रेस्पिरेशन में उपभोग कर लेता है और वहां निरंतर कार्बन जलने के कारण ऑक्सीजन की कम मात्रा में ऑक्सीजन की न्यूनता में वहां जब कार्बन जलेगा तो निरंतर वहां कार्बन मोनोऑक्साइड है उसका प्रोडक्शन होता रहेगा, शरीर में पहुंचती रहेगी जहां पर हीमोग्लोबिन के साथ वो अटैच होती रहेगी, जिस कारण उस व्यक्ति की बॉडी में उस व्यक्ति के शरीर में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन निरंतर बनता रहता है। इसके कारण ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने वाले हीमोग्लोबिन की मात्रा है वो शरीर में कम हो जाती है और यही CO पॉइजनिंग कहलाती है। और इसके लिए क्या होता है कि ऑक्सीजन का यदि उसको ट्रीटमेंट दिया जाए तो इस स्थिति से उस व्यक्ति को बचाया जा सकता है। ये कुछ सोर्सेस हैं जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए उत्तरदायी हैं या कहें इनके द्वारा जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हमारे घर के आसपास या घर के अंदर उत्पन्न हो सकती है, जैसे कार है उसके द्वारा भी गैरेज में कार्बन मोनोऑक्साइड है वो उत्पन्न हो सकती है, यदि पोर्टेबल कोई जनरेटर है उसके द्वारा भी कार्बन मोनोऑक्साइड है वो उत्पन्न हो सकती है, या गैस और या कोई यदि लकड़ी अगर बंद घर के अंदर जलाई जा रही है तो वहां भी कार्बन मोनोऑक्साइड है वो जल सकती है। इन साधनों के द्वारा यदि हम किसी बंद कक्ष में इनको यदि हम ऑन करते हैं, इनको हम चालू करते हैं या इन चीजों को जलाया जाता है तो वहां पर जब कार्बन जलता है वो ऑक्सीजन की कमी में जलता है, उस कारण से वहां कार्बन मोनोऑक्साइड है वो उसका प्रोडक्शन होता है और रेस्पिरेशन के द्वारा वो शरीर में पहुंचती है जहां पर हीमोग्लोबिन के साथ वो अटैच हो जाती है, जिस कारण ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता और यह स्थिति है वो कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता कहलाती है। इस चित्र में देखिए ये आरबीसी है और आरबीसी के अंदर हम जानते हैं कि हीमोग्लोबिन होता है जो कि एक पिगमेंट है जो कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है और यदि इस हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन की बजाय यदि हमारे शरीर में कार्बन मोनोऑक्साइड पहुंच रही है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ में इस तरह से अटैच होती है, जिस कारण हीमोग्लोबिन के साथ में CO कार्बन मोनोऑक्साइड के अटैच होने से कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। इस तरह से ये CO पॉइजनिंग कहलाती है। इस चित्र में देखिए आप ये आरबीसी है जो कि हम जानते हैं आरबीसी के साथ में सामान्यतः ऑक्सीजन है वो अटैच होती है जिससे कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है और असामान्य स्थिति में जब बॉडी में CO या कार्बन मोनोऑक्साइड यदि पहुंच जाती है तो ऑक्सीजन की तुलना में
तेजी से कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन के साथ में अटैच होती है। इस तरह से CO को या कार्बन मोनोऑक्साइड को साइलेंट किलर भी हम कह सकते हैं। इसमें देखिए आप, ये पॉइजनिंग की स्थिति है। जब हीमोग्लोबिन के साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड है वो अटैच होती है तो HbCO बनता है, और यदि इस स्थिति से उस व्यक्ति का ट्रीटमेंट के लिए उसको ऑक्सीजन दी जाए तो HbCO जो है, जो ब्लड में बना हुआ है उस व्यक्ति के, वहाँ फिर जो ऑक्सीजन का ट्रीटमेंट यदि हम देंगे तो उस व्यक्ति को हम बचा सकते हैं। ये कुछ सिम्टम है कि जिसके कारण या कहें इनसे हम पहचान कर सकते हैं कि जब CO पॉइजनिंग हो जाती है तो उस रोगी के या उस व्यक्ति के हेडेक है वो उत्पन्न हो जाता है, या कहें हम जी मिचलाना है, या सांस लेने में कठिनाई है, या जो व्यक्ति है वो बेहोश होकर गिर सकता है, सर चकराना, या वो अपना कॉन्शियस है वो भी उसको हो सकता है। कुछ इस तरह के सिम्टम है वो CO पॉइजनिंग में उत्पन्न हो सकते हैं। ये देखिए आप कि विजुअल डिस्टर्बेंस भी हो सकता है, देखने में उससे परेशानी भी हो सकती है। हार्ट और कुछ श्वसन से संबंधित रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं। उसका जी घबराना, जी मचलाना, ये चीजें भी हो सकती है, या कहीं मसल्स में क्रैम्प भी आ सकते हैं, मसल्स है वो कमजोर भी हो सकती है, व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है, हेडेक भी हो सकता है। इस तरह के सिम्टम है वो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में उत्पन्न हो सकते हैं। इसके बाद में हम जानेंगे RQ या श्वसन गुणांक क्या होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन है और जितना हम ऑक्सीजन को यूज करते हैं, इन दोनों का जो अनुपात है वही श्वसन गुणांक कहलाता है। यानी जो वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, यानी कितनी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है या उत्पन्न होती है यदि उसमें यदि हम जितनी ऑक्सीजन हम कंज्यूम करते हैं उससे यदि उसको डिवाइड किया जाए तो जो मात्रा आती है, जो अनुपात आता है, उसे हम RQ या श्वसन गुणांक हम कहेंगे। यानी CO2 O2 का जो अनुपात है वो श्वसन गुणांक होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि रेस्पिरेशन के अंतर्गत जो ग्लूकोज होता है उसका ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीडेशन होता है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी उत्पन्न होते हैं। यदि इसका हमें RQ निकालना हो, श्वसन गुणांक निकालना हो, तो हम इस तरह से निकालेंगे कि जो जितना CO2 का प्रोडक्शन हुआ है, जैसे कि इस रिएक्शन में 6 CO2 अपॉन 6 O2, इस तरह से RQ का मान यहाँ 1 आएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स के लिए जो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट का मान है, श्वसन गुणांक का मान है, वो 1 होता है। इस तरह से आप देख सकते हो कि कार्बोहाइड्रेट है उसका मान है वो 1 होता है, ये फैट का मान है और ये प्रोटीन का मान है। लेकिन फैट और प्रोटीन का कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता, जिसके कारण इनका मान है वो 1 से कम होता है। इस तरह से आप देख सकते हो ये जो भोजन के जो मुख्य घटक होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स है, उसका मैंने बताया कि जो RQ होता है उसकी वैल्यू 1 होती है। फैटी एसिड है या कहीं प्रोटीन है, इनका 1 से मान है वो कम होता है, RQ का मान 1 से इनका कम होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि रेस्पिरेशन से जुड़े हुए कुछ स्पेशल मूवमेंट्स होते हैं जिनको हम डेली की दिनचर्या में हम इनको फील करते हैं, और मैं समझता हूँ कि आप सब भी इनको फील करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ लोगों को खांसी या असामान्य स्थिति में खांसी हो सकती है, कई बार हिचकी है, ये भी लोगों को आती है, या हम कहें कि जैसे उबासी लेना, जम्बाई लेना, ये जो चीजें हैं ये रेस्पिरेशन से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं हैं, कुछ मोमेंट्स हैं। जैसा कि यदि हम खांसी के बारे में हम देखें तो खांसी एक प्रकार का फोर्सिबल एक्सपायरेशन होता है, यानी फोर्सिबल एक्सपायरेशन है ये, इन फोर्स के साथ किया हुआ, बल के साथ किया हुआ एक्सपायरेशन है, जिसमें वायु को बाहर निकाला जाता है। तो खांसी के समय क्या होता है कि जो स्वर रज्जु होते हैं, जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं, उनके बीच में से जब वायु फोर्स के साथ में संकरे मार्ग से, यानी पतले से मार्ग से, संकरे से मार्ग से जब दबाव के साथ, प्रेशर के साथ, बल के साथ जब बाहर निकलती है तो क्या है उसमें ध्वनि आती है, आवाज आती है,
तो उसे हम खांसी कहते हैं। एक प्रकार का है क्या ये एक्सपायरेशन है। कौन सा है? बल के साथ, प्रेशर के साथ किया हुआ है, पॉसिबल एक्सपायरेशन हो गया। इसी प्रकार हिचकी, यानी इसको हम नॉइसी इंस्पायरेशन बोलते हैं। नॉइसी यानी ध्वनि युक्त। हम जानते हैं कि कई बार क्या है कि असामान्य स्थिति में हमें निरंतर है वो हिचकी आती रहती है। हालांकि उसमें पुरानी जो हम सुनते आ रहे हैं कि जब कोई किसी को याद करता है तो हिचकी आती है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि कोई याद करे या नहीं करे। इसका कारण क्या होता है? ये इंस्पिरेशन है एक प्रकार का, ध्वनि युक्त इंस्पिरेशन, जिसमें वायु हम अंदर लेते हैं। इंस्पिरेशन का मतलब वायु को अंदर ग्रहण करना, और एक्सपायरेशन का मतलब वायु को बाहर निकालना। तो खांसी के समय में क्या हो रहा है? एक्सपायरेशन हो रहा है, वायु को हम बाहर निकाल रहे हैं। और हिचकी के समय हम वायु को अंदर ले रहे हैं, वो नॉइसी इंस्पायरेशन है। इसमें जो हम जानते हैं कि रेस्पिरेशन के दौरान दो प्रकार की मुख्य मसल्स इसमें रोल होता है। डायफ्राम होता है और एक इंटरकोस्टल मसल्स होती है। लेकिन हिचकी के समय क्या होता है कि डायफ्राम है उसमें एंटन या स्वाम के कारण ऐसा होता है, नॉइसी इंस्पायरेशन उत्पन्न होता है। इसमें वोकल कॉर्ड के बीच में से जब वायु इंस्पायरेशन के दौरान वायु जब अंदर लेते हैं, वो वोकल कॉर्ड के बीच में से जब गुजरती है तो पतले से मार्ग से जब वायु गुजरती है तो सक्किंग की क्रिया होती है, चूषण की क्रिया होती है, जिससे कि इसमें ध्वनि आती है। एक ऐसे ही जम्बाई लेना या उबासी लेना, ये प्रकार का क्या है? लंबा इंस्पायरेशन है, इसमें कि धीरे धीरे या लंबा हम कहें इसको प्रोलॉन्ग्ड इंस्पायरेशन इसको हम बोलेंगे। इस तरह से ये कुछ रेस्पिरेशन से जुड़े हुए कुछ स्पेशल मोमेंट थे। इस तरह से आज की इस ऑनलाइन क्लास में हमने देखा कि CO पॉइजनिंग क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग क्या होती है। इसमें कि मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन की कमी में यदि हम अंगीठी जलाएं या हम कोई इंजन जलाएं तो वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होगी। और वहां पर जो व्यक्ति यदि कोई है वो रेस्पिरेशन के दौरान वो सांस के साथ ब्रीथिंग के दौरान कार्बन मोनोऑक्साइड को ग्रहण करेगा, जो कि हीमोग्लोबिन के साथ में अटैच हो जाती है। तो ये CO पॉइजनिंग है। और CO2 जो जितनी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन हुआ है, यानी CO2 अपॉन O2 का जो रेशो है, जो अनुपात है, वो हम उसे हम RQ या श्वसन गुणांक कहेंगे। और स्पेशल रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स के अंतर्गत हमने खांसी, हिचकी और जम्बाई लेना, इनके बारे में आज हमने जाना है। थैंक यू।